हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि प्रेरण के द्वारा किसी भी वस्तु को आवेशित किस प्रकार से किया जाता है। हमने प्रेरण यानी इंडक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। इसके बाद हम जो आपके आवेश होते हैं यानी चार्जेस होते हैं, उनके गुण या प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जो है एक प्रॉपर्टीज की डिस्कस की थी, जिसमें हमने ये देखा था कि जो आपके चार्जेस होते हैं वो एडिटिव होते हैं, यानी आप उसे ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। आज हम इसके आगे के जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो आपके आवेश होते हैं वो युज्य होते हैं, यानी उन्हें हम ऐड कर सकते हैं। दे आर एडिटिव इन नेचर। जिसमें हमने ये देखा था कि कोई भी सरफेस है, कोई भी सतह है, उसमें जो चार्जेस हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कोई एक सतह है, उसमें Q1, Q2, Q3 चार्ज। तो अगर हम बात करें टोटल चार्ज की कि कुल उस सतह पर या उस सरफेस पे या उस जगह पे कितना चार्ज है, तो हम क्या बोलेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो ये हमारा टोटल चार्ज, ये हमने डिस्कस किया था। इससे हमें क्या पता चला था कि जो आपके चार्जेस होते हैं, जो आपके आवेश होते हैं, वो एडिटिव होते हैं। अब हम बात करते हैं चार्जेस इज कंजर्व्ड, यानी जो चार्ज होते हैं, जो विद्युत आवेश है, वो संरक्षित होते हैं। इसका अर्थ क्या है, इसको समझने के लिए हम जो है पिछले लेक्चर्स की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली हमने क्या देखा था कि जब भी हमें किसी ग्लास की रॉड को चार्ज करना है, तो हम क्या करते हैं, उसे सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं। अब जब हमने ग्लास की रॉड को, ग्लास या कांच की छड़ को एक सिल्क के कपड़े से रगड़ा, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो ग्लास है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, उसमें कौन सा आवेश आ गया, उसमें धनात्मक आवेश आ गया है। वहीं जो आपका सिल्क का कपड़ा है, उसमें ऋणात्मक या नेगेटिव चार्ज है। तो बेसिकली क्यों हुआ ऐसे, वो इसलिए हुआ क्योंकि जो आपका ग्लास की रॉड है, क्या है, ग्लास की जो रॉड है, यानी कांच की जो छड़ है, इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन दिया। क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया या इसे लूज किया। वहीं अगर हम सिल्क या रेशम के कपड़े की बात करें, तो रेशम के कपड़े ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया यानी लिया। तो बेसिकली क्या हुआ, जब ग्लास की रॉड ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, यानी उसने इलेक्ट्रॉन दिया। वहीं सिल्क ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया, तो जिस कारण वहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी ऋणात्मक आवेश आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, यानी आवेशों का स्थानांतरण हो रहा है। क्या हो रहा है, आवेशों का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस हो रहा है। तो पहले क्या था, ग्लास क्या था, पूरा न्यूट्रल था, उसमें किसी भी तरीके का चार्ज नहीं था, वह उदासीन था। इसी प्रकार से ही सिल्क यानी रेशम भी आपका न्यूट्रल था। दोनों को आपस में रगड़ा, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस हुए, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह गया, जिस कारण जो है क्या हुआ, जो बॉडीज हैं या जो वस्तुएं हैं वो आवेशित हो, वो चार्ज हो। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि एक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इलेक्ट्रॉन खोया या इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन को लिया। तो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। यानी यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ना इलेक्ट्रॉन बन रहा है ना खत्म हो रहा है, ना वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, ना वो बन रहा है, ना वो क्रिएट हो रहा है। तो बेसिकली इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो चार्ज कैसे होता है, या तो वो चार्ज को गेन करता है, चार्ज लेता है, आवेश को लेता है या आवेश को देता है।
अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, यानी चार्ज क्या हो रहा है, ना वो बन रहा है ना वो खत्म हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो चार्ज होता है वो कंजर्व होता है, वो संरक्षित होता है। When we rub two bodies, what one body gain in charge, the other loses. यानी जब भी हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, एक जो बॉडी होती है, एक जो पिंड होता है, वो चार्ज को गेन करता है, यानी वो आवेश लेता है। वहीं जो दूसरी बॉडी है, दूसरी जो वस्तु है, वो चार्ज को खो देती है, या वो देती वो सॉरी एक जो है चार्ज को देता है और दूसरा क्या करता है, दूसरा लेता है। यानी एक क्या करता है, चार्ज को लेता है, दूसरा क्या करता है, देता है। Within an isolated system consisting of many charged bodies, due to interaction among the bodies, charges may get redistributed, but it is found that the total charge of the isolated system is always constant. अब क्या होता है, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई भी एक सिस्टम है, कोई निकाय है, वहां पे क्या होता है, एक अगर बॉडी चार्ज को लूज कर रही है, एक बॉडी चार्ज को दे रही है, दूसरा क्या कर रही है, गेन कर रही है। अगर हम ओवरऑल सिस्टम की बात करें, निकाय की बात करें, तो वहां पे हमें कोई भी चेंज दिखाई नहीं दे रहा है, यानी हमें कोई चार्ज एडिशनली ऐड होता हुआ या कोई आवेश जो है ऐड होता हुआ या कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि जो टोटल चार्ज है या जो कुल आवेश है वो क्या है, संरक्षित है, कंजर्व्ड है। Conservation of charges has been established experimentally. It is not possible to create or destroy net charge carried by any isolated system, although the charge carrying particle may be created or destroyed in the process. अगर हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, यानी आवेश के संरक्षण की, तो आवेश को ना तो बनाया जा सकता है ना उसे खत्म किया जा सकता है। बेसिकली क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह में जाता है, पर वो उसी आइसोलेटेड सिस्टम, उस निकाय में ही जो है उसका ट्रांसफर होता है या स्थानांतरण होता है। Sometime nature creates charged particles, a neutron turns into a proton and electron. कई बार क्या होता है, नेचर जो है चार्ज पार्टिकल को बनाता है, पर कैसे बनाता है, जैसे कि आपके पास कोई न्यूट्रॉन है, आप भी जानते हैं कि जो न्यूट्रॉन होता है उदासीन होता है या न्यूट्रली चार्ज होता है, तो इसे ये जो है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन में, ठीक है, प्रोटॉन में, और आपका इलेक्ट्रॉन में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो बैलेंस ऑफ चार्जेस आपको दिखाई देगा, यानी कि आप ये जानते हैं जब भी हम किसी न्यूट्रल बॉडी की बात करते हैं, यानी ऐसी वस्तु की बात करते हैं जो कैसी है, उदासीन है, जिसमें उदासीन या न्यूट्रली चार्ज, तो बेसिकली जो न्यूट्रली चार्ज बॉडी होती है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो नंबर्स हैं, यानी संख्या जो है वो बराबर होती है, जिस कारण ये वस्तु क्या होती है, आपकी जो है न्यूट्रल होती है। अब न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो ये कैसा है, न्यूट्रली चार्ज है, वही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में चार्जेस हैं। तो यही कारण है कि जैसे इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, ये एक दूसरे को बैलेंस करके न्यूट्रल बना देता है। तो इसी कारण जो अगर हम एक न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन से हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं, ठीक है, ये बनता है। द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दस क्रिएटेड हैव इक्वल ऑपोजिट चार्जेस एंड द टोटल चार्ज इज 0 बिफोर एंड आफ्टर क्रिएशन। अब अगर हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो दोनों के चार्ज कैसे हैं, विपरीत है, ऑपोजिट है। और जब हम बात करते हैं इन दोनों को एक साथ की, यानी अगर हम किसी सिस्टम में इन दोनों की बात करते हैं तो ये एक साथ क्या बना देते हैं, उस सिस्टम को न्यूट्रल बना देते हैं, या ये इनके जो चार्जेस है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो यानी अगर हम बात करें इसके बनने की, पहले की और बनने के बाद की, तो आपका जो ओवरऑल चार्जेस होते हैं, कुल जो आवेश है वो आपका सेम आता है, जो कि 0 होता है। जब हम दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं तो एक वस्तु जितना आवेश प्राप्त करती है, दूसरी वस्तु उतना आवेश खोती है। बहुत सी आवेशित वस्तुओं के किसी वियुक्त
निकाय के भीतर वस्तुओं में अन्योन क्रियाओं के कारण आवेश पुनः वितरित हो सकते हैं, परंतु यह पाया गया है कि वियुक्त निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षण को प्रायोगिक रूप से स्थापित किया जा चुका है। यद्यपि किसी प्रक्रिया में आवेशवाही कण उत्पन्न अथवा नष्ट किए जा सकते हैं, परंतु किसी वियुक्त निकाय के नेट आवेश को उत्पन्न करना अथवा नष्ट करना संभव नहीं है। कभी कभी प्रकृति आवेशित कण उत्पन्न करती है। कोई न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में रूपांतरित हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर परिमाण में समान एवं विजातीय विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं तथा इस रचना से पूर्व और रचना के पश्चात का कुल आवेश शून्य रहता है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। अगर हम बात करें किसी भी फ्री चार्जेस की या कोई भी मुक्त आवेश है, तो वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है एक बेसिक यूनिट, यानी कोई भी एक बेसिक यूनिट है चार्ज की, जो मूल मात्रा है या मात्रक है चार्ज का, उसका जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यानी कि अगर हम बात करें क्वांटाइजेशन की, किसी भी चार्ज की, कोई भी मुक्त चार्ज है या फ्री जो आपका आवेश है या चार्ज है, तो वो क्या होता है, वो बराबर होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज, यानी NE। यहाँ पे E जो है वो आपका चार्ज को डिनोट कर रहा है, यानी आवेश को डिनोट कर रहा है, और N क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल यानी N की वैल्यू 1 2 3 इस तरीके से होगी, या -1 -2 -3 इस तरीके से होगी, यानी कि ये क्या होंगे, इंटीजर्स हो। N की वैल्यू क्या है, ये क्या है, इंटीजर। अगर हम बात करें E की, तो E क्या है, हमारा चार्ज है, बेसिक चार्ज है, ठीक है। और ये जो चार्ज होता है ये आपका इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में जो चार्ज है उसकी हम बात करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें SI यूनिट की, तो जो आपका चार्ज होता है, तो चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंटली it is established that all free charges are integral multiple of basic unit of charge denoted by E. Thus Q बराबर N। यानी अगर हम देखें तो जितने भी फ्री चार्जेस है, मुक्त आवेश हैं, वो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं बेसिक चार्ज के, ठीक है, जिसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी Q बराबर N। वेयर N इज एन इंटीजर, यानी N क्या है, इंटीजर है, जो कि पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, यानी धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक या ऋणात्मक संख्या हो सकती है। This basic unit of charge is the charge that an electron or proton carrier। और जब भी हम बात करते हैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज की, यानी जो मूल मात्रक है आवेश का, तो वो बेसिकली क्या होता है, वो चार्ज या वो आवेश है जो इलेक्ट्रॉन और या प्रोटॉन के पास होता है, जो इलेक्ट्रॉन और या प्रोटॉन के पास होता है। The fact that electric charge is always an integral multiple of E is termed as quantization of charge। और यही फैक्ट कि जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, यानी जो Q है, वो हमेशा आपका N into E होता है, यानी इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। यानी कि हम क्या कह रहे हैं, Q बराबर NE जो है वो ही आपका क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। इन द इंटरनेशनल SI of unit, a unit of charge is called coulomb and is denoted by the symbol C। अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें तो इसकी SI यूनिट कूलम होती है, जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रायोगिक रूप से यह स्थापित किया गया है कि सभी मुक्त आवेश परिमाण में
आवेश की मूल इकाई जिसे E द्वारा दर्शाया जाता है कि पूर्णांकी गुणज है। इस प्रकार Q बराबर m है। यहाँ n कोई भी धनात्मक अथवा ऋणात्मक पूर्णांक है। आवेश की यह मूल इकाई इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन के आवेश का प्रमाण है। परिपाटी के अनुसार इलेक्ट्रॉन के आवेश को ऋणात्मक मानते हैं, इसलिए किसी भी इलेक्ट्रॉन पर आवेश -e और प्रोटॉन पर +e लिया जाता है। यानी कि हम ये जानते हैं कि हम हमेशा इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उसे नेगेटिव ऋणात्मक रूप से दिखाते हैं या -e के रूप में दिखाते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं प्रोटॉन की तो इसे हम पॉजिटिव e से दर्शाते हैं। वैद्युत आवेश सदैव E का पूर्णांक गुणज होता है, यानी जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हमेशा E से मल्टीप्लाई होता है, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। किसका? E का। इस तथ्य को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं और इसको क्या कहते हैं हम? क्वांटमीकरण। किसका? आवेश का। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में आवेश का मात्रक कूलम है जिसे C से दर्शाया जाता है। तो ये हमने पढ़ा आवेश के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस या बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जिसमें हमने एडिटिव नेचर देखा यानी आवेशों की योज्यता की प्रकृति देखी। इसके बाद हमने देखा कि जो चार्ज होते हैं वो कंजर्व होते हैं यानी वो संरक्षित होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की जो वैद्युत आवेश है वो क्वांटाइज होते हैं, उनका क्वांटमीकरण होता है, जिसमें हमने क्या देखा है कि हम जब भी हम बात करते हैं Q की, ठीक है, तो ये बराबर होता है आपके NE के, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज, बेसिक चार्ज, या हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, आवेश का पूर्णांक गुणज। तो ये हमने देखा। अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। If 10⁹ electrons move out of a body to another body every second, यानी अगर 10⁹ इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी से, एक पिंड से निकलता है हर सेकेंड में, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। आपको कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा कि 1 कूलम का चार्ज जो है दूसरी बॉडी को जो है दिया जाए। यदि किसी पिंड से एक सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा, यानी 1 कूलम का जब आप आवेश का स्थानांतरण करते हैं तो टाइम कितना लगेगा, ये आपको पूछा गया। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया गया है, हमें Q की वैल्यू दी गई है, या हम ये कह सकते हैं कि हमें हमारे पास जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये क्या है, चार्ज है। इसके बाद हमें टाइम दिया गया है, कितना टाइम दिया गया है, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड हमें टाइम दिया गया। अब हम बात करते हैं कि टोटल कितना चार्ज जा रहा है बॉडी से बाहर। टोटल चार्ज मूविंग आउट ऑफ अ बॉडी कितना जा रहा है, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स। टेन पर 9 क्या है, आपकी n की वैल्यू है। अब E की वैल्यू अगर हम बात करें तो E यानी चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19।
1.6 इंटू 10⁻9 माइनस 19, 1.6 इंटू 10⁻−10। तो ये आपका क्या आ गया, टोटल जो है चार्ज आ गया है। इतना जो चार्ज है वो बॉडी से बाहर जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं टाइम की, यानी टाइम टू एक्यूमुलेट चार्ज ऑफ 1 कूलम, यानी 1 कूलम चार्ज को इकट्ठा होने में कितना समय लगेगा, ये आप निकालेंगे। तो ये होगा आपका 10/1.6 इंटू 10⁻10 माइनस 10, यानी आपके पास आएगा 6.25 इंटू 10⁻9। तो ये आपके पास आया है। अब ये बेसिकली आपका सेकंड में है, आपको इसको ईयर में कन्वर्ट करना है। तो इसको आप डिवाइड कर देंगे 3624 इंटू 365। तो अगर हम बात करें 3600, क्योंकि ये सेकंड में है, इसे हमें क्या करना है, हमें इसे ईयर में या वर्ष में बदलना है। तो हम इसे कुछ इस तरीके से करेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 198 ईयर्स। तो ये इसका आंसर है। तो बच्चों, आज हमने जो आवेश के गुण हैं यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, वो हमने डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। और हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया, आई होप आपको वो भी समझ में आया होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।